हेलो फ्रेंड्स, बेनामा रजिस्ट्री कैंसिलेशन का अधिकार किन अधिकारियों को है और किन राजस्व न्यायालय को बेनामा यानी कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन का अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट का आदेश क्या है, क्या कहा कोर्ट ने, वो आप जान लीजिए आदेश। दूसरा कि रजिस्ट्री यानी कि बेनामा कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है और इसकी टाइम लिमिट क्या है, कितने दिनों तक आप करवा सकते हैं, किन किन कंडीशंस में आप करवा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी मान लीजिए कोई आपका पैसा नहीं देता है, आपकी पैतृक जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाती है या आपको लगता है कोई रजिस्ट्री बेनामा गलत धोखाधड़ी से करवा लिया है। कई बार ये होता है कि एग्रीमेंट के नाम पर रजिस्ट्री करवा लेते, बाद में जमीन वापस नहीं करते। तो ऐसा कोई भी कंडीशन है तो आपको वहां पर रजिस्ट्री कैंसिलेशन की आवश्यकता है और वहां पर आप रजिस्ट्री यानी कि बेनामा कैंसिल यानी कि रद्द करवा सकते हैं। अब रद्द करवा रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई कहां करनी चाहिए और किन अधिकारियों को बेनामा रद्द करने का अधिकार कतई नहीं है, वो इस आदेश में देखें। साथियों, यहां पर आप आदेश देंगे अमरचंद बनाम श्रीमती अर्पणा भारद्वाज 2013 विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण, विक्रय विलेख में निरस्तीकरण की शक्ति। प्रश्न यह है कि क्या राजस्व न्यायालय को किसी विक्रय विलेख यानी कि सेल डीड या बेनामा या रजिस्ट्री को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है? क्वेश्चन मार्क टिक लगा। यह धारित किया गया कि राजस्व परिषद को किसी विक्रय विलेख को निरस्त करने की शक्ति व अधिकारिकता प्राप्त नहीं है। यदि कोई भी विक्रय विलेख सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तो उस विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया जा सकता है। यानी कि साथियों, सीधा सीधा इस आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि भाई विक्रय विलेख यानी कि सेल डीड यानी कि बेनामा यानी कि रजिस्ट्री, कहीं कैसा कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो वो कैंसिल करने का अधिकार राजस्व परिषद को नहीं है। जब राजस्व परिषद को नहीं है तो यानी कि डीएम, एडीएम, एसडीएम, कमिश्नर, तहसीलदार, इनको भी आपका बेनामा रजिस्ट्री कैंसिलेशन का कतई अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपकी मान लीजिए तहसीलदार से रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए तहसीलदार से शिकायत कर रहा है, एसडीएम से शिकायत कर रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी रजिस्ट्री ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किन किन कंडीशंस में रजिस्ट्री आप कैंसिलेशन करवा सकते हो और रजिस्ट्री कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है और किस सेक्शंस में इसका प्रावधान किया गया है। साथियों, एक चीज साथियों मैं आपको और कह दूं कि इसका प्रोविजन जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 में किया गया है। अब क्या प्रोविजन किया गया है वो आप जान लीजिए। उससे पहले मैं आपसे और कहूँगा कि यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे या कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट से आप चेक करवाना चाह रहे हैं कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, सरकारी जमीन तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा आदि, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाऊँ। यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कि कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकता है। ऑर्डर्ड द कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो भी लिखित यानी कि मान लीजिए कोई वसीयत हो सकता है, रजिस्ट्रीकृत वसीयत है, या मान लीजिए कोई आपका एग्रीमेंट है, या कोई मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट है, या सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, तो कब इनका रद्दकरण किया जा सकता है। फर्स्ट, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्यकरण हो, जिसको यह युक्त आशंका हो, यानी कि उसे लगता है कि निश्चित ही, यानी कि बिल्कुल उसे क्लियर हो रहा है कि ऐसी लिखित, यानी कि अगर मान लीजिए ऐसी रजिस्ट्री को अगर विद्यमान छोड़ दिया गया तो वह उसे गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई रजिस्ट्री है, ठीक है, आपके पिता ने पैतृक जमीन की रजिस्ट्री कर दी है, या मान लीजिए गलत तरीके से आपके पिता से किसी ने रजिस्ट्री करवा ली है, अभी वो बेशक कब्जा नहीं लिए है, तो अगर वो मान लीजिए आज आपने रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवाई तो उसके पुत्र या मान लीजिए वो कभी न कभी हो सकता है उस रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन करवा ले और कब्जा ले ले, ठीक है, बेदखली के लिए वाद कर दे, तो यानी कि भविष्य में आपको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो यदि ऐसी लिखित विद्यमान छोड़ दी गई है तो उससे गंभीर क्षति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भविष्य में, तो उसको शून्य या शून्यकरणी न्याय निर्णित कराने के लिए वाद ला सकता है, यानी कि वो केस ला सकता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसे लग रहा है कि भाई हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्षति हो जाएगी, ठीक है। और न्यायालय स्वविवेक में उसे ऐसा न्याय निर्णित कर सकेगा
और उस न्यायालय को परदत्त और रद्द किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा। यानी कि जो भी मान लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस है जिसमें भी वो रजिस्टर्ड हुई है उसे आदेश दे सकेगा कि भाई ये रद्द कीजिए। अब इसकी अक्सर आवश्यकता कहाँ पड़ती है, कहाँ पे अक्सर रजिस्ट्रियाँ जो है कैंसिल हो जाती हैं, सही रजिस्ट्रियाँ, वो भी आप जान लीजिए। एक चीज़ और, कई लोग जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं कमेंट्स में, तो भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कानूनी सलाह के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए साथियों, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे कोई ज़मीन खरीदी है, ठीक है, और आपने मुझे नगद पैसा दे दिया है, ठीक है। अब नगद पैसा दे दिया है, उसका कोई साक्ष्य तो नहीं है, तो कई बार जो है जो विक्रेता होता है वो पैसे लेकर रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस कर देता है या आपका म्यूटेशन दाखिल खारिज भी रुकवा देता है। तो जब भी आप रजिस्ट्री करवाएं तो पैसों का लेन देन नगद मत करें, ठीक है। आप कानून अनुसार करें, जो भी मान लीजिए रजिस्ट्री एक्ट है उसके अनुसार करें, ठीक है। दूसरा, जो बड़ी एक कमी देखी जा रही, जो एडवोकेट द्वारा की जा रही है साथियों, वो ये है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने मुझसे ज़मीन खरीदी और उसमें एक चेक संख्या दिखाई, चेक संख्या 1860, जिससे मान लीजिए आपने जो है चेक से पैसे दिए, ठीक है, चेक लगा दिया आपने। वो चेक मान लीजिए बाउंस चला गया है, मान लीजिए किसी कारणवश आपने 10 दिन बाद ये कहा कि श्रीमान जी मेरा चेक मुझे वापस कर दीजिए, आप नगद पैसे ले लीजिए, तो फिर वहां और बहुत ही बड़ा आपने मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि रजिस्ट्री में आपने दिखा दिया है कि ये चेक संख्या से पैसा दिया है। जब जांच होगी, इंक्वायरी होगी, जांच की जाएगी, तो पता चलेगा इस चेक से कोई भी लेन देन किया नहीं है। तो यानी कि 100% श्योर हो गया कि इस चेक से अगर लेन देन नहीं किया तो यानी कि जो भी मान लीजिए विक्रेता है उसे पैसा नहीं मिला, तो आपकी रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी। और इसके अलावा आप पर 420, 467 का भी मामला, धोखाधड़ी का मामला जो है वो भी दर्ज होगा। तो ऐसी गलती आप ना करें, ऐसी गलतियों में जो है वो आपका जो है बड़ा नुकसान हो सकता है साथियों, ठीक है। इसके बाद क्या नीचे पैराग्राफ में है वो भी आप देख लीजिए। यदि भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 की धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, यानी कि अधिकतर रजिस्ट्रीकृत होते, तो न्यायालय अपनी डिक्री की एक प्रतिलिपि, न्यायालय जो भी मान लीजिए आदेश देगा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जो है वो ऐसे ऑफिसर को भेजेगा जिसके कार्यालय में लिखित इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत हुआ है। देखिए क्या है कि भाई प्रत्येक रजिस्ट्रार ऑफिस होती है, तो न्यायालय उस रजिस्ट्री ऑफिस में भी भाई एक अपना आदेश भेजेगा जिससे ऐसा ऑफिसर अपनी पुस्तकों में जो भी देखिए जिल्द संख्या वगैरह जो भी उस पर पड़ा होता है उसमें ये बात मेंशन कर ले कि ये उक्त जो है यहाँ पे देखिए अंतर्विष्ट लिखित की एक प्रति उसके रद्दकरण तथा के तथ्य जो है वो टिप्पणी करेगा, ठीक है। वो वहाँ पे लिखेगा कि फलानी रजिस्ट्री जो है वो निरस्त की जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भेजी गई तो मान लीजिए कल जो है उसी रजिस्ट्री के आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति रजिस्ट्री करवा सकता है, ठीक है। जब न्यायालय जो है रजिस्ट्री विभाग को ये आदेश दे देगा तो वहाँ पे चस्पा हो जाएगा, जो भी मान लीजिए व्यक्ति लोग खरीदेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि भाई इस पे जो है ये तो कैंसिल हो चुकी है, इसकी ज़मीन मत खरीदिएगा आप, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कोई भी कानूनी सलाह लेनी है ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।